अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज भी भरपूर दिन IMF और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कर रहा। शायद पाकिस्तानियों से ज्यादा हुकूमत को बेसब्री से इंतजार है कि IMF की तरफ से ये एलामिया जारी किया जाए कि जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो पाकिस्तानी हुकूमत और IMF के दरमियान होने जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक IMF की तरफ से सोच विचार से काम लिया जा रहा है। यकीनन ये जो पैकेज था IMF की तरफ से, उसकी आखिरी किस्त जिसके 1.1 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने थे और उसके बाद अप्रैल में ये मुआहदा अपने इख्तिताम को पहुंचना था और उसके बाद पाकिस्तान ने एक नए मुआहदे के अंदर कूदना था जिसमें नई शराइत और नई पाबंदियों के साथ पाकिस्तानियों के लिए मसाइल बढ़ना थे। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चॉइस ही मौजूद नहीं है कि पाकिस्तानियों के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत और खजाना इस वक्त दोनों ही बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। इस हुकूमत को आए हुए महज चंद हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत की वो माशी पॉलिसियां जो नए वजीर खजाना के आने के बाद अब तवक्को की जा रही है कि बेहतरी की तानिब जाएंगी, किस हद तक उसमें इतनी गुंजाइश और लचक मौजूद है कि वो IMF के साथ डील कर सके और IMF को भी अपनी शराइत या फिर अपनी मजबूरियों के साथ कन्विंस किया जा सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ये जायजा मुज़ाकरात जो कि आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान हुए मुकम्मल तो हो गए हैं और जराए ये कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी जराए हैं, कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं हो सका है। इसी पर बात करने के लिए और पाकिस्तान की मईशत आखिर वजह क्या है कि स्टेट बैंक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महंगाई अगरचे वाज़े तौर पर कम तो होना शुरू हो गई है लेकिन उसकी सतह फिर भी बुलंद है। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि खुद पाकिस्तानियों की समझ से बालातर है कि एक तरफ महंगाई कम होने का दावा है और दूसरी तरफ उसकी शरह भी बुलंद नजर आ रही है। ये वो सिचुएशन है जिसमें इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए रमजान गुजारना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिस्ट अपने अपने शोबों में। शबर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा यूसुफ नजर साहब सीनियर माहिर माशियात हैं और इसके अलावा डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये भी सीनियर माहिर माशियात हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं शबर जैदी साहब, सर आगाज आपसे करना चाहूंगी। आप मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों को देखते भी रहे हैं, IMF का जो अग्रीमेंट है उसके हवाले से और उनकी शराइत के हवाले से भी आप बखूबी आ गए। सर वजह क्या है कि ये अभी तक हवा में क्यों लटका हुआ है मुआहदा? स्टाफ लेवल का अग्रीमेंट है, शराइत फुलफिल कर दी गई हैं, लेकिन आखिर अभी तक ओके क्यों नहीं हो पा रहा IMF की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मोहम्मद औरंगजेब साहब का पहला बयान पढ़ें जो उन्होंने वजीर खजाना बनने के बाद दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे और IMF के दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है और इस बढ़ने की वजह PDM गवर्नमेंट के दौरान में और उससे पहली गवर्नमेंट के दौरान में कुछ हमारे गैर जिम्मेदाराना बयान थे। और जब ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है तो IMF ने कोशिश ये की है कि वो अपनी तमाम शराइत को फ्रंट लोड कर दे। फ्रंट लोड का मतलब ये होता है कि अगर शराइत 2026, 27, 28 में पूरी होनी थी तो वो कोशिश ये करते हैं कि तमाम शराइत पहले ही सेटल हो जाएं, उसके बाद डिसबर्समेंट हो। तो ये बुनियादी वजह है जहां पर आकर ये थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि एक IMF के अंदर और हमारे दरमियान में जिसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं बर्फ पिघलना है, और मुझे 100% उम्मीद है कि ये बर्फ पिघल जाएगी और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये हमें भर जाएगा। मगर सना एक बात याद रखिएगा, ये हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि IMF अगर एग्रीमेंट हो गया या पैसे आ गए तो हमारी माशी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल हमारी नहीं बेहतर हो जाएगी, हमारी सोच है, मैं कह रहा हूँ। ठीक। IMF के एग्रीमेंट का माशी हालात के बेहतरी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। IMF किसी भी माशरे में इकोनॉमिक बेहतरी के लिए नहीं आता कभी। वो सिर्फ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जब आपके पास पैसे देने के लिए नहीं होते तो वो आपको एक सॉर्ट ऑफ गारंटी देता है। तो जो हमने पाकिस्तान में ये सोच पैदा कर ली है कि IMF का एग्रीमेंट हो गया और आम मसाइल हो गया, फाइल बंद करो और घर चलो, ये ऐसा नहीं है। IMF किसी भी तारीख के अंदर कभी किसी माशरे की, किसी मुल्क की इकोनॉमिक बेहतरी ना उनकी जिम्मेदारी है, ना वो ये करते हैं, ना किसी को ये समझना चाहिए। तो पहले आप भी बात कर रही हैं IMF एग्रीमेंट होगा, मगर IMF एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ तो उसके खदशात बहुत ज्यादा हैं।
मगर IMF का होना किसी माशी भलाई की तरफ पेशरफ की वजह नहीं है। वो सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि अब हम आपको मजीद रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, हम ठीक। आपको लैंडर ऑफ राज रिजॉर्ट के ऊपर पैसे दे देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। शबर साहब, मैं वापस सर आपकी तरफ आती हूँ। यूसुफ नजर साहब, सर जिस तरह शबर साहब ब्रीफ कर रहे हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं होगी कि एकदम पूरी सिचुएशन बदल जाए, एग्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन सर ये क्या हुकूमती अखराजात की मद में ये रकम इस्तेमाल होगी? क्योंकि हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि खजाना खाली है और IMF की किस्त जैसे ही मौसूल होगी बिल्कुल 360 डिग्री पाकिस्तान की मईशत बदल जाएगी। तो ये 1.1 अरब डॉलर से कोई कितना फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे अगर ये अप्रैल तक हमें नहीं मिलते तो? शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि जैसे कि जैदी साहब ने कहा कि IMF जो है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। हम जब उसके पास कर्जा लेने जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें पैसे की जरूरत है और हमारे मोर प्रिसाइसली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम है और हमारे जो अदायगियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि हमें उसकी मदद की जरूरत है। ये बात सिर्फ IMF तक नहीं है, दूसरे जो ममालिक हैं और दूसरे जो एजेंसीज हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वो भी इस बात को इंतजार करते हैं कि IMF क्लियर कर दे, इसलिए कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं, ये आमतौर पे यही होता है दूसरे ममालिक के साथ भी। तो 1 बिलियन तो आपने सही कहा वो मिलेगा, जो हमारा ये फाइनल रिव्यू है, जो 3 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट था, लेकिन उससे आगे जो एग्रीमेंट होने की उसकी एक तो उससे राह खुलेगी। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे जो एजेंसीज जो हैं, दूसरे जो लैंडर्स हैं, जिसमें दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, वो भी फिर उनको एक कंफर्ट आ जाती है कि हाँ भाई अब मामला जो है वो सुधार की तरफ जा रहे हैं। यकीनन ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई ऐसी पिल नहीं कि पाकिस्तान की में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन जो बदतरी आ सकती है, आपने देखा होगा कि जब IMF के साथ हमारे मामला जो है वो मुश्किल का शिकार हो गए थे, रुपए की कदर को क्या हुआ था और उससे कितनी महंगाई बढ़ी। ठीक। तो ये एक बिल्डर पिल है, लेकिन हमें उसको लेना पड़ती है, इसलिए कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सर हम तो खाली कड़वी गोली और पत्थर पेट पे बांधने के अलावा मेरा ख्याल है सालों से कुछ कर ही नहीं रहे। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ नजर साहब। सर मैं जरा इकराम साहब को भी शामिल कर लूं। इकराम साहब, सर चले ये स्पेल जिस तरह बाकी दो पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि इन एनी केस ये एग्रीमेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा एग्रीमेंट इन पाइपलाइन है जो कि 6 से 8 अरब डॉलर का है और मोहम्मद औरंगजेब साहब पहले ही कह चुके हैं कि मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मैंने अगला एग्रीमेंट करना है। सर ये बताइएगा कि उस एग्रीमेंट के हवाले से कितनी कड़ी शराइत IMF से एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि जिस तरह पिछली गवर्नमेंट्स रही उन्होंने एतमाद तोड़ा IMF का, तो अब आपके ख्याल में कितनी स्ट्रिक्ट शराइत होंगी जो कि पाकिस्तान पर मुसल्लत हो सकती हैं नए एग्रीमेंट में? जी शुक्रिया। देखिए, अगर आप 24वीं मरतबा ICU में हैं तो जो फिक्र की बात यह है कि हम हमेशा ही ICU में क्यों रहते हैं। जाहिर है कि जब आप ICU में हैं तो फिर आपको दवा भी वही मिलेगी जो आपको ICU से बाहर निकाल सके, और उसके लिए ये तवक्को रखना कि वो बहुत कोई ऐसी नरम चीज तो नहीं होती। जाहिर है कोई मरीज तभी ICU में जाता है जब सारे उसके सिस्टम जो हैं वो नाकाम होते हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि ICU से निकल ही नहीं सके हैं, मेरा ख्याल है सालों से ICU में ही पड़े हुए। 24 मरतबा आप का ये जरा देख लीजिए कि फिर वो जो हम एक्सटेंडेड उनसे फंड प्रोग्राम्स लेते हैं उसके साथ जो रिफॉर्म एजेंडा होता है उसकी तरफ तो हम तवज्जो नहीं करते हैं। हमारा मसला IMF नहीं है, हमारा मसला जो हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है वो है। और ये जो बीमारी की अलामत बार बार और ज्यादा शिद्दत से सामने आती है तो इसका मकसद सिर्फ एक ही और मतलब एक ही है कि हमने अलामत को के पीछे जो कॉज है, जो बीमारी की वजह है, उसको दूर नहीं किया है। अब सबको पता है कि ये एक लीटेस्ट इकोनॉमी है, इसके अंदर मराज जो हैं वो खास तबकों को हासिल हैं। वो तबकात अवाम पे तो गिरानी का बोझ डालने को कुछ बुरा नहीं समझते हैं, मगर अपनी मराज छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। अब IMF आकर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने के लिए जो अपनी रिपोर्ट्स पे इशारे देते हैं कि आपने ये गलतियां की, आप अपने मीन्स में नहीं रहते हैं, आप अपने खर्चों को कम कीजिए, अपनी आमदन बढ़ाइए, तो जाहिर है उनका तो मकसद ये है कि आपका प्राइमरी जो है सरप्लस वो नजर आए। अब हमने भी कसम खाई हुई है और मेरा ख्याल में IMF ने भी सोच लिया है कि हम भी इनक्योरेबल हैं और इनकॉरिजिबल हैं। मुझे तो शर्म आती है कि जब हमें कोई इस तरह की ट्रांश मिलती है तो कितनी खुशियां मनाते हैं हमारे हुक्मरान कि जैसे उन्होंने पता नहीं को हिमालय फतह कर लिया है। कोई शर्म आनी चाहिए कि भाई आप इतनी दफा
بیگنگ کا جو ایک آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور عوام کی طرف آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو نقصان تو پاکستان کے عام عوام کو ہو رہا ہے نا، ان کی تو بات کوئی نہیں کرتا ہے. اور یہ ان کی جو غلط پالیسیز ہیں اس کا رونا ہم تو خیر لکھ کر تنگ آ گئے ہیں. اب تو کئی لوگ ہمیں شاید پاگل سمجھنے لگے ہیں کہ بھائی یہ بلا وجہ ہی شاید لکھتے رہتے ہیں، مگر سوچنا چاہیے کہ بلا آخر ان لوگوں کو کوئی اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ان میں کوئی تھوڑی سی انکلینیشن بھی ہے کہ نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی سخت حالات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی طرف تو کوئی آسٹیرٹی کا معیار نہیں لیا ہے. وہی ان کی یاشیاں ہیں، وہی ان کے نہیں اکرام صاحب سر مجھے ہیں. بالکل ٹھیک نہیں، مجھے ایک مختصر وقفہ لینے دیں. آپ نے پوائنٹ درست اٹھایا ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کے اوپر ذمہ داریاں تو بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ بینک ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن شرح میں اس کی اضافہ ہو رہا ہے. اب عام فہم انسان کو یہ سمجھنے کے لیے بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ آیا ایک ہی وقت میں مہنگائی بڑھ بھی رہی ہے اور اس کے پرسنٹیج بھی ڈاؤن ہے، وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے کیا اس وقت کی گورنمنٹ کو امیڈیٹ سٹیپس لینے چاہیے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 معزز پینلسٹ شبر زیدی صاحب، یوسف نظر صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس IMF معاہدے کے علاوہ بھی اور کیا آپشنز موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. شبر زیدی صاحب ایک مرتبہ پھر سر آپ سے آغاز کروں گی. سر کیا چیلنجز اس وقت محمد اورنگزیب صاحب کو درپیش ہیں؟ ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہے، ہر پلیٹ فارم پر پذیرائی ہوئی ہے کہ ان کا چناؤ بہتر تھا. ایک تو یہ کہ اگر ڈار صاحب سے آپ ذرا موازنہ کر لیں ان کا کہ کیا وہ بہتر چوائس تھے یا پھر ڈار صاحب ہو سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے امیڈیٹ سٹیپس کون سے ہو سکتے ہیں جن کو اگر وہ کنسیڈر کریں جن سیکٹرز کو، تو شاید معیشت کے کچھ نمبرز بہتر ہو سکیں. بسم اللہ. دیکھیں بات یہ سنا، پہلی بات تو جو کچھ اکرام صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اگر آپ نے مجھے اور اکرام صاحب کو اور یوسف نظر صاحب کو بلا کے صرف یہی بات کرنی ہے کہ IMF کا پروگرام آئے گا نہیں آئے گا، کنڈیشنلٹی کیا ہوگی، تو پھر ہمیں آپ ایکسکیوز ہی کیا کریں کہ ہم یہ باتیں کر کر کے تنگ آ گئے ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم ان موضوع پہ گفتگو کریں کہ IMF آئے گا پھر یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا. یہ پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنانا اور لال بتی کے پیچھے لگانا ہے. میں بڑی رسپیکٹ سے کہتا ہوں آپ لوگ جو اینکرز ہیں وہ بھی اس لال بتی کے پیچھے لگے ہیں. سوائے IMF کے آپ کے زبان پہ کوئی لفظ نہیں آتا IMF 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 IMF. یہ خدا کا واسطہ ہے، اس کو بھول جائیں. اس کا کوئی تعلق پاکستان کی معیشت سے ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ صرف ہمیں قرض کے دینے کے لیے یا قرض کی گارنٹی کا تعلق ہے. ان کا کوئی تعلق ہماری معیشت سے کے صحیح ہونے میں نہیں ہے. پہلی بات یہ آپ دماغ اس کو بالکل کلیئر رکھ لیں. بالکل ٹھیک سے پوائنٹ جسٹیفائی سر نہیں دیں IMF کے بارے میں مجھے گفتگو کرنے کا مجھے نہیں بلایا کرے. سیکنڈ دوسری بات جو میں آپ کو بالکل واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشرت، سوسائٹی اور معیشت جس اسٹرکچر پر اس وقت کھڑی ہے، جو اکرام نے بھی جس کی بات ایلیٹزم کہا ہے، اس بنیاد پر یہ معیشت اور یہ معاشرت چل نہیں سکتا. اس دکان کو بند کرنا پڑے گا. میں دکان کو بند کرنے کا مقصد یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اورنگزیب صاحب نے ٹنکرنگ کی، آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ اورنگزیب صاحب اچھے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب اچھے تھے، یہ بھی بالکل with all due respect ایک بیکار کی گفتگو ہے. نہیں لیکن شبر صاحب سر یہ چیلنجز کیا ہیں سر؟ وہ تو آپ سے سن لے میری بات سن لو پلیز. اگر آپ اس وقت میکنامارا کو بھی بٹھا دیں یا کسی فرشتے کو بھی بٹھا دیں، وہ پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے بنیادی مسائل سے نہیں نکال سکتا. سمجھ آئی بات؟ کہ وہ پاکستان کو پاکستان کے بنیادی مسائل سے نہیں نکال سکتا. اب میں بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آئے اور اورنگزیب صاحب کیوں آئے ہیں اور وہ کیا فرق ڈال سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں جو میں نے پہلی بات کی تھی، IMF کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا تھا اور شاید ہمارے لوگ اور IMF والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو 342 لوگوں کی اسمبلی ہے، اس کے اوپر
پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کا جو پاکستان کو قرض دیتے ہیں وہ اعتماد اٹھ چکا ہے، اور انہوں نے اپنا آدمی کہہ لیں یا جس کو آپ ٹیکنوکریٹ کہہ لیں یا جس کو پروفیشنل کہہ لیں، وہ انہوں نے اس لیے لگایا ہے کہ وہ کسی قسم کی مینوورنگ یا سیاست اب فائنینس کے میٹر پہ نہیں چاہتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پہلے لوگ ٹیکنوکریٹ آتے رہے ہیں وہ جنرلی ایکسپٹ فیو ون، اس میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو فنڈ کے لوگ ہوتے ہیں یا ورلڈ بینک کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اب اعتماد کافی ڈائلوٹ ہوا ہے۔ تو وہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے جو بینکرز ہیں، جو شوکت ترین صاحب تھے، جو کہ شوکت عزیز صاحب تھے، شوکت عزیز صاحب تھے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یوسف نظر نے کہا، اس وقت ہماری ضرورت ہے، ہمیں تقریباً 30 ارب ڈالر چاہیے، اور 30 ارب ڈالر کے لیے کوئی برادر ملک ہمیں مدد نہیں دے گا۔ یہ بات بھی اورنگزیب صاحب نے پہلے انٹرویو میں کہہ دی تھی، اور وہ پیسے ہمیں جا کر لنڈن کی اور پیرس کی اوپن مارکیٹ سے اٹھانے ہیں، جس کے ایکسپرٹ یوسف نظر صاحب ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے، اور اس کے لیے بہترین آدمی جو ہے وہ اورنگزیب ہے۔ یہ ہے اس ساری چینج کی بالکل وجہ۔ سر، بڑے زبردست انداز میں آپ نے، سے بالکل صحیح سر۔ میں تھوڑا سا یوسف نظر صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں، مطلب اس سے بہتر انداز میں تو اصل حقائق بیان ہو نہیں سکتے تھے زیدی صاحب کے جو بقول انہوں نے بتائے، لیکن یوسف نظر صاحب سر 30 ارب ڈالر، مطلب سن کر ہم نے تو 1-2 ارب ڈالر کے ساتھ 3 ارب ڈالر کے ساتھ خزانہ چلایا ہے ابھی کچھ ماہ پہلے۔ سر یہ اتنی بڑی ذمہ داری اگر محمد اورنگزیب صاحب کے علاوہ بھی کوئی شخصیت ہو تو مینج پھر کیا ایک ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے حکومت کی طرف سے ہی کسی نے کہا تھا کہ اگلے 2-3 سال مشکل ہیں، اس کے بعد حکومت کچھ معیشت میں بہتری لے آئے گی یا لانے کی کوشش کرے گی۔ سر کیا وہ حقیقت کے قریب بات کی گئی ہے یا وہ بھی آپ کے خیال میں ایک خواب دکھایا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کو؟ دیکھیے، تھینک یو۔ میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ 30 بلین نہیں، کوئی ہماری ادائیگیاں 24 بلین ڈالرز ہیں، ہمارے پاس ریزروز کوئی 8 بلین ڈالر کے ہیں، تو 8 بلین تو ہیں، تو اس میں سے پھر آپ 16 بلین ہیں، اس میں سے کچھ جو ہے رول اوور ہو سکتے ہیں، مطلب رینیو ہو جاتے ہیں ڈپازٹس وغیرہ، تو ایکچوئل جو نیٹ اماؤنٹ وہ کم ہوگا۔ لیکن کوشچن جو ہے کسی انڈیویجول کا نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے اورنگزیب صاحب ہو، اس سے پہلے کوشچن جو ہے پاکستان کی سٹینڈنگ کا ہے۔ اور جو ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں ریلائی کیا تھا کہ ہمیں غلط فہمی تھی کہ ہم جیو اسٹریٹجیکلی اس کے لیے ٹرم یوز کی گئی تھی کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، وہ اب بہت زیادہ ہیزینٹ ہیں ہماری مدد کرنے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نہ وہ اورنگزیب صاحب ہیں، نہ شوکت ترین صاحب تھے، نہ ہی وہ کوئی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس کی جو مجموعی ذمہ داری ہے وہ تمام ہمارے جو ادارے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب پہ عائد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے وہ پالیسیز چلائی ہیں اب سے نہیں، کوئی 30 برسوں سے، جس کی وجہ سے یہ اب یہ نوبت آئی ہے، یہ ایک دن میں نہیں آ گئی۔ اسی لیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 24 مرتبہ جو ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر چکا ہے، بالکل۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا یہ ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے، بالکل ٹھیک، ہمیں وہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی کہ دیکھیں ہم غلط جگہوں پہ دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، سر میں وہی پوچھ رہا ہوں اگر پرائیورٹیز کے اوپر بھی بات کر لیں کہ یہ پرائیورٹیز ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہاں، اگر آپ if you could please let me finish، جی ہم بات کرتے ہیں ٹرکی کی، ہم بات کرتے ہیں ایجپٹ کی، ہمیں بات کرنی چاہیے ساؤتھ کوریا کی، ہمیں بات کرنی چاہیے انڈیا کی۔ یقیناً انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن انڈیا نے جو آج دنیا میں 3rd لارجسٹ ڈیجیٹائز اکانومی ہے، جس کے ریزرو جو ہیں 600 بلین ڈالر ہیں، جو اس کی اکانومی ٹریلینز میں چلی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دلچسپ بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں، شاہ رخ خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی نیٹ ورتھ جو ہے 600 ملین ڈالرز ہے تقریباً۔ ہمارا جو سب سے بڑا بینک ہے حبیب بینک، اس کا جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ بھی 600 ملین ڈالرز ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تھوڑی سی جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو، یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا ہے، یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے
कि हमने ये सोचा कि पहले तो हमने ये सोचा कि जी IMF से आ जाएगा, फिर हम तक ये कहते रहे, हम सारा इल्जाम IMF को देते रहे, हालांकि IMF का इसमें कोई कसूर नहीं है, मसला हमारी पॉलिसीज का है। फिर हम ये कहते हैं कि जी हम टैक्स ज्यादा देंगे, लेकिन सूबे कहते हैं कि हमें विफाक से मिलना चाहिए, विफाक कहता है कि सूबे नहीं कर रहा है, PTI कहती है कि जी नून ने ये नहीं तो किया। था, और मुस्लिम लीग कहती है कि ये तो PTI वालों ने किया था। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आपकी सेविंग्स इतनी कम है और इन्वेस्टमेंट जो लोकल इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि आपका गुजारा नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए अगर आप बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान नहीं लाए। हमें सोचने की चाहिए कि बैरूनी सरमायाकारों को हम पाकिस्तान कैसे ला सकते हैं। बात ये कहना आसान है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। दूसरे ममालिक भी बहुत ज्यादा शदीद बुरानों से गुजरे हैं। वियतनाम तो तबाह हो गया था, लेकिन आज वियतनाम जो है वो राइजिंग स्टार कहा जाता है। क्यों? तो हमें वो नेशनल रिजॉर्व क्यों नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम जो हमारा जो पब्लिक डिस्कशन है, जो फोरम है जिसमें टीवी चैनल भी शामिल हैं, अगर हम यही करते रहेंगे कि दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहेंगे तो हम लोगों को कैसे आगाही देंगे कि होना क्या चाहिए? बात दरअसल ये जो सबसे ज्यादा अहम चीज ये है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि किसी एक आदमी के वजीर आजम बनने से या वजीर खजाना बनने से कोई फर्क पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन सिर्फ बात वही घूम फिर के जो मेरा ख्याल है इकराम उल हक साहब ने कहा कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, 24 दफा IMF जाना, मतलब हमारे पास कोई खुद भी प्लानिंग का फुकदान है। इकराम उल हक साहब, सर जो दोनों हमारे सीनियर पैनलिस्ट ने जिन चीजों की निशानदेही की है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में चंद और ऐसे इकोनॉमिस्ट तो होंगे जो इन चीजों से बाखबर होंगे, लेकिन अब एक कमेटी भी हुकूमत ने बना दी है जो ये तय करेगी कि हुकूमत के अंदर कहां कहां क्रॉस कटिंग हो सकती है। लेकिन सर जो स्टैट्स आ रहे हैं स्टेट बैंक के, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी महंगाई कम हो रही है लेकिन उसकी शरह फिर भी ज्यादा है। तो ये कोई समझने वाली बात ऐसी है नहीं, जो मतलब समझ आ नहीं रहा कि एक तरफ कम भी होने की बात की जा रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बढ़ भी रही है। आखिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं सर? ये चैलेंजेस तो जरूर मौजूद हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना इसका कि 2 साल, 5 साल, 10 साल में हम इस मसले से निकल सकते हैं। जी, महंगाई की सबसे बड़ी वजह खुद हुकूमत है। अगर आप इंटरनल डेट की तरफ नजर डालें, अभी तो एक्सटर्नल की हमने उसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है, मगर इंटरनल का साइज देखें तो इस दफा जो 8.5 ट्रिलियन जो था वो हमारा सूद यानी डेट सर्विसिंग की मद में गया है। अब आप सोचिए कि अगर आपका पूरा फिस्कल डेफिसिट 9% ऑफ GDP है तो उसमें 8.5% तो सिर्फ आपका डेट सर्विसिंग ही है। अब जब आप नोट पे नोट छापेंगे और फिर से वो कमर्शियल बैंकों से लेंगे पैसा, तो जाहिर है कमर्शियल बैंकों को पहले लिक्विडिटी देंगे, तो एक तरफ तो कमर्शियल बैंक्स के लोग प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाए चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ रियासत जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही है, तीसरी तरफ उसका सबसे बड़ा बोझ लोगों पे। ये जो महंगाई की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये दरअसल सारी की सारी हमारी गलत पॉलिसी का नतीजा है, क्योंकि हमने ना प्रोडक्टिविटी की तरफ तवज्जो देनी है, ना हमने किसी तरफ से अपनी एनर्जी की एफिशिएंसी को दुरुस्त करना है, ना हमने कोई इनोवेशंस करनी है, ना लोगों को स्किल देनी। जो करने के काम है वो तो हमने करने नहीं है। अलबत्ता ये अपना कर्जा सिर्फ इंटरनल का आप सिर्फ पिछले 3 साल के रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 3.5 ट्रिलियन से ये 3 साल में 8.5 ट्रिलियन कैसे हो गया? इसका मतलब है कि जो अयाशियां हो रही हैं वो कर्जे लेकर हो रही हैं और उसका बोझ जो है वो अवाम भुगते हैं। आखिर में ये कर्जे तो अवाम ने पे करने हैं। तो फिर इकराम साहब इससे तो फिर कभी हम निकल ही नहीं सकेंगे, तो फिर विकसित साइकिल बन जाएगा ना। जी कैसे निकल सकते हैं? ये जो आपने बड़े बड़े GOR रखे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज रखी हुई हैं, जहाँ 2-2 एकड़ों के घर रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े मोहल्लात में आप रहते हैं, अब आप इस लैंड को लीज करें 100 साल के लिए, तो आपको जो अभी नजर साहब ने फरमाया कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें माहौल भी तो पैदा करना पड़ेगा। अब वो लोग आकर जब देखते हैं कि जिन लोग जो हमारी पॉलिसियां बनाते हैं, जो बाबू हैं, वो तो जनाब 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ के घरों में रहते हैं, 6-6 गाड़ियां हैं, तो वो सोचते हैं कि वाकई इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है डिलीवर तो कर नहीं सकती है, मगर अयाशियां उनकी ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में मुगल भी उनके सामने शर्माते हैं। अब मैं तो खुद ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 10 साल के बाद रिजाइन कर दिया था उनकी हरकतें देखते हुए। अब शर्म आनी चाहिए कि आप कर्जा लेकर 22% के ऊपर
इस तरह की याशियां अफोर्ड कर सकते बिल्कुल ठीक कह हैं। रहे तो हैं। ये नहीं कि हल मौजूद नहीं है। शब्बर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यूसुफ नजर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मगर ये बात तो हमें उनसे शराफिया से पूछनी चाहिए जो इन बड़े बड़े महल्लात में नहीं, रहने से इसीलिए एलिटिज्म की बात सबसे पहले शब्बर साहब ने की कि इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। जी देखिए ना, अब मसला ये है कि आप इस जमाने में जब लोग खाने पीने को तरस रहे हैं, उनके पास अपने ये भी चॉइस नहीं है कि वो बच्चे को स्कूल भेजे या खाना खाए। उस जमाने में आप 5 एकड़ के घर में रहना मुनासिब है किसी सेक्रेटरी का, और एक फेडरल सेक्रेटरी हमें कितने में पड़ रहा है। अब ये हरकतें जो है मैं इसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को जरा देखना चाहिए कि उनके अखराजात क्या हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी महंगाई हो गई है, तो कभी तो हमें इन चीजों की तरफ नजर डालनी पड़ेगी ना। वो जो ब्रिटिश यहाँ छोड़कर गए थे वो तो अब अपने मुल्क में भी फ्लैट्स में रहते हैं। वहाँ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स तो फौरी हो गई थी। कॉलोनियल पीरियड में उनको इस तरह की चीजों की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन बहुत माजरत के साथ ये इतना इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है। सर वक्त खत्म हो चुका है, नजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, वक्त खत्म हो चुका है। इतनी जबरदस्त ये 3 पैनलिस्ट थे हमारे साथ, शब्बर जैदी साहब, यूसुफ नजर साहब और इकरामुल हक साहब, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसके सही मायनों में उन्होंने असल पिक्चर हमारे सामने रखी है। अगर मजीद वक्त होती इनसे डिटेल में बात करती, लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत को इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए कुछ अपने अखराजात भी कंट्रोल करने की जरूरत है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद आज अदालती हवालों से बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे। हसन और हुसैन साहब जो नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हैं, उनको 3 इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया था। इसके अलावा किस हद तक रिलीफ पैदा हुआ है शरीफ फैमिली के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऊपर मुकदमात पर मुकदमात बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पिछली जमात है जो पिछले अदवार हुकूमतों में मुख्तलिफ सोबतों का सामना करती रही है, उनके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। आज नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हसन और हुसैन साहब जो हैं, एहतसाब अदालत की तरफ से उनके जो 3 इंपॉर्टेंट तरीन रेफरेंसेस थे, एवनफील्ड, अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस, उनमें उनको बाकायदा बरी कर दिया गया है। इससे पहले जो मेन उसके कॉन्विक्ट थे मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब, वो भी बरी हो चुके हैं। और अब उसके बाद आज ये अहम फैसला यकीनन शरीफ फैमिली के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ खान साहब के हवाले से जो लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का केस था, उसमें इमरान खान साहब की भी जो 2 बड़े मुकदमात थे उसमें उनको बरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी सानह 9 मई के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। कई ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको 2 अप्रैल को तलब किया गया है अदालत की तरफ से। और अब देखना यह है कि आया 9 मई के हवाले से कायम मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब। पाशा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो क्विकली मुझे बताइएगा कि एहतसाब अदालत ने जो 3 इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस थे, इसमें हसन और हुसैन साहब को बरी तो कर दिया, लेकिन जब पहले सजा दी गई थी उस वक्त किस बुनियाद के ऊपर सजा दी गई थी, और इतने जो इन्होंने बड़े बड़े रेफरेंसेस निकाले थे, आखिर उसमें फिर क्या कुछ भरा गया था जो आज साबित नहीं हो पा रहा है? देखिए, जब रेफरेंसेस बनाए गए तो उस वक्त भी हमने देखा कि एक रूटीन से हट के मामला चलाए गए। आपको भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया, और वो ट्रायल कोर्ट के जज को रोजाना की बुनियाद पे उनसे रिपोर्ट लिया करते थे और उसके बाद गाइडेंस भी दिया करते थे, और फिर आगे प्रोसेस चलता रहा। वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड थी, और वो इससे पहले क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने इस तरह का कोई ट्रायल नहीं देखा था। बहरहाल वो सजा हो गए। उसके जो मेरिट्स हैं उससे उनको कतई नजर उससे बात करूंगा कि जब मेन अक्यूज्ड मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब वो बरी हो गए, तो फिर जो को अक्यूज्ड हैं जिनके खिलाफ लेसर चार्ज है, जिनके खिलाफ उनको भी बेनिफिट उनका मिला, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस एनालॉजी पे इनको बरी कर दिया गया कि मेन अक्यूज पर्सन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा थे वो बरी हो गए, तो लिहाजा इनको भी बरी होना चाहिए। तो इसीलिए ये आए, अपने आप को सरेंडर किया और एक्विटल इनकी हो गई, क्योंकि मजीद इनके खिलाफ केस का कायम रहना वो मुमकिन नहीं था कानूनी तौर पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताएगा कि अब इसके साथ पैरेलल जो केसेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के 2 इंपॉर्टेंट मुकदमात थे, लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक उसमें तोड़फोड़ का एक केस था, उसमें तो वो बरी हो गए, लेकिन अब साइफर केस में हमने देखा है कि उनकी सजा की जो खिलाफ अपीलें हैं उस पर भी नोटिस जारी हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या 9 मई ज्यादा क्रिटिकल केस साबित हो सकता है, या फिर साइफर के हवाले से कोई मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा पीटीआई के बानी चेयरमैन का?
नहीं, मैं थोड़ी सी राय मुख्तलिफ रखता हूँ। साइफर केस अपनी जगह पे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था और उसको जिस तरह बनाया गया वो भी चले ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर डिफेक्ट्स हैं उसमें उसका बेनिफिट बहरहाल पानी पीटीआई को मिलना है। 342 की स्टेटमेंट्स और डिफेंस एविडेंस पेश करने ना देना, उसकी इजाजत ना देना, ये वो डिफेक्ट्स हैं जो क्योरेबल नहीं है। और यकीनी तौर पे जो मुझे नजर आ रहा है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि वो अपील मंजूर हो जाएगी और मामला फिर रिमांड होगा ट्रायल कोर्ट की तरफ, और वो जो डेफिशिएंसीज ट्रायल में रह गई हैं वो पूरी करने की डायरेक्शन दी जाएगी। क्योंकि इन हालात में इस केस का आगे चलना नजर नहीं आ रहा और ये सजा मेंटेन रखना हाई कोर्ट के लिए मुश्किल होगी। जी, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सर जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी कि 9 मई के केस में उनको भी बाकायदा गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है गंडापुर साहब को। तो सर ये बताएं कि एक तो वो वजीर आला के ओहदे पर फाइज हैं, 26 से ज्यादा केसेस तो उनके ऊपर हैं, लेकिन अब 9 मई के हवाले से अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर सीएम को क्या सहूलियात हासिल होती हैं? क्या कोई ऐसी एलिगेशंस हैं जो कि रुकावट बनती हैं सीएम तक पहुंचने में? देखें, सीएम को कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है और वो अगर उनके खिलाफ कोई इस दौरान भी कोई एफआईआर होती है तो वो कानून के मुताबिक उनका ट्रायल हो सकता है और उनको कोई डिस्टिंक्शन नहीं है आम पब्लिक से। दूसरी बात ये है कि ये आपने मीडिया ने इस दफा जो इस उनके नोटिस को जिस तरह हाईलाइट किया, उससे पहले भी नोटिस इशू किए गए होंगे, शायद वो आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे। और ये वारंट ऑफ अरेस्ट होते हैं जो कि पहले बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट होते हैं, फिर नॉन बेलेबल। अगर बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट पे मुलजम पेश नहीं होता तो फिर नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं कि उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो सारा प्रोसीजर शायद हो चुका होगा, तभी अदालत ने ये अरेस्ट करके पेश करने का जो है वो किया है। लेकिन इसमें कोई ऐसी नहीं है, वो उस तारीख से पहले भी उनके वकला आके वारंट्स को सस्पेंड करा के उनकी हाजिरी की हद तक ये अंडरटेकिंग दे के वो सस्पेंड करवा सकते हैं। ये कोई इतनी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, उसको किया जा सकता है। क्योंकि मुलजम एफआईआर में नामजद है, अगरचे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे और वो केपीके में थे और उनको यहाँ की किसी एफआईआर में मुलव्वस किया गया है, तो एंड रिजल्ट वही होना है जो आज बानी पीटीआई जो 2 मुकदमात में बरी हुए हैं वो गिरफ्तार थे और 9 मई के मुकदमात में उनको बतौर मुलजम मुलव्वस कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने उनको सही तौर पे बरी किया, चूंकि उनके खिलाफ डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं था और डायरेक्ट कोई एविडेंस भी नहीं थी कि वो मौके पे मौजूद थे और उन्होंने तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और हवाले से आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आज मुस्लिम लीग नून के साबका रहनुमा है शाहिद खाकान साहब, उन्होंने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है। नैब के हवाले से उनका कहना है कि नैब जैसे इदारे को खत्म होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो नून लीग ने जब हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने उससे पहले ये कहा था, बल्कि शायद उनके मंशूर का हिस्सा था कि हम नैब जैसे इदारे को खत्म करेंगे। तो आपके ख्याल में उन्होंने तो कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के कवानीन को वापस ले। एज एन इंस्टीट्यूशन आपको क्या लगता है कि नैब की जरूरत रह जाती है? कानून क्या कहता है? क्योंकि ये तो मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ एक इदारा था, तो क्या ये कोई बहुत मुश्किल टास्क है जो किसी भी हुकूमत के बस में नहीं होता? अगर इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दे सके। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उस वक्त के एक आमर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने उसका, और पहले बेनिफिशियरी वो थे। बिल्कुल। उन्होंने जिस अंदाज में पॉलिटिशियंस की हमदर्दियां अपने लिए हासिल की और एक निजामत वाला जो सिस्टम है वो मुल्क में राइज किया, और आपने देखा कि किस तरह एक अपनी फोर्स नैब के जरिए उन्होंने अपनी तैयार की। तो उसके बाद जितनी भी उस वक्त की अपोजिशन को देखें तो उनकी डिमांड्स यही थी कि नैब का इदारा खत्म होना चाहिए, ये जुल्म करते हैं, इनका सही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, ट्रायल ठीक नहीं है। और फिर हर दौर की अपोजिशन ने ये मुतालबा दोहराया, लेकिन वही अपोजिशन जब इक़्तिदार में आती है तो फिर शायद वो उनको वो मुतालबे, अपने ही मुतालबे भूल जाते हैं और इसी नैब का इस्तेफादा हासिल करते हैं। बहरहाल इसमें बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि चेंजेस की जरूरत है। अगर ये इदारा बरकरार रखना है
تو سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ان کو کرنی پڑے گی حکومت وقت کو، وہ اس کو جو انڈیپینڈنس ہے وہ دینی پڑے گی کہ اس پہ نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی حکومتی ادارہ اثر انداز ہو سکتا ہے. لیکن ان حالات میں جب کہ چیئرمین نیب بھی ایک ادارے کے جنرل ہیں اور وہ اگر موجود ہیں تو کس طریقے سے آپ ان کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہو اچھا سکتا ہے. جہاں سر کچھ اداروں کی بھی انڈیپینڈنسی کا تعلق ہے، وہیں سر میں چاہوں گی کہ ایک انٹرنیشنل بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر بھی آپ کا ٹیک لے لوں. سر اگر RSS کے حوالے سے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ہندوتوا تنظیم ہے جو کہ ہندوتوا کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور نیگیٹو معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، تو سر اس پہ ذرا سا آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ پچھلے کچھ دوران بھارت کے اندر ہم اس میں دہشت گردی کی جو روٹس ہیں وہ اس تنظیم سے کنیکٹڈ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، وہ ان ایشوز کے اوپر ابھی تک کوئی ری ایکشن دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے؟ خود بھارت میں، کشمیر میں ایسی جگہوں کے اوپر یہ تنظیم بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے اور سپریس کر رہی ہے اقلیتوں کو. تو سر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ اس تنظیم کو ابھی تک روکنے کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کچھ ہو نہیں سکا؟ دیکھیں RSS غالباً 1925 سے قائم ہے اور جس منظم طریقے سے انتہا پسندانہ روش اختیار کی ہوئی ہے وہ قابل مذمت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے BJP کی حکومت آئی ہے اس کو اور زیادہ پروٹیکشن حاصل ہے، کیونکہ یہ بھی انتہا پسندی کے نعرے پہ اور ہندوتوا کے نعرے پہ معرض وجود میں آئی، جس سے RSS کے جو مقاصد ہیں اس کو تقویت ملی. اب آپ عالمی عدالت انصاف کی بات کر رہے ہیں، اس میں سو موٹو تو انہوں نے لینا کوئی نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس وہاں کوئی پٹیشن فائل نہ ہو اور ود فیکٹس اینڈ فگرز. اب آپ دیکھیں کہ RSS کو جس انداز میں فنڈنگ ہوتی ہے بیرون ملک سے، خاص طور پہ امریکہ اور انڈیا سے، کینیڈا میں جو مقیم انڈینز ہیں وہ جس منظم انداز میں فنڈنگ کر رہے ہیں اور RSS کو مزید پالا اور پوسا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ اس میں جو مسلمانوں اور خاص طور اقلیتوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو سپریس کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور عالمی اسلام کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ایسی توانا آواز عالمی دنیا تک پہنچانی چاہیے کہ RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کو اگر نہیں روکیں گے اور اس کے جو جرائم ہیں ان سے پردہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ آگے چل کے مزید پاکستان کے لیے اور اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگی، جو میری نظر میں انتہائی خطرناک ہوگا اور اس کے لیے ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے اور ویل ان ٹائم اس کو جو ہے وہ یہ پردے کھولے جانے چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، ممبر پاکستان بار کون، سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً عدالتی معاملات کے اوپر تو انہوں نے اظہار خیال کیا، لیکن آخر میں RSS نامی ایسی تنظیم جو کہ BJP کے زیر سایہ پرورش پاتی رہی ہے اور آج اتنی مضبوط دہشت گرد تنظیم ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر کینیڈا جیسے ملکوں میں بھی جہاں پر بڑی آزادی اظہار بھی موجود ہے، شخصی آزادی بھی ہے، وہاں پر بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے اور چوکتی نہیں ہے. اگر ایسے موقعوں پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو یقیناً یہ ان کے لیے مزید سیویرٹی کے ساتھ اپنی جڑیں پھیلائے گی، جس کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.